नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है। राजभवन में निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा, जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। माना तो यह भी जा रहा है कि दिसंबर में ही चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। निकायों को लेकर सरकार का क्या रुख है, ये 15 से 25 दिसंबर के बीच स्पष्ट हो जाएगा, यानी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और इस बीच निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। उत्तराखंड शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने के संबंधित अध्यादेश राजभवन को भेजा था, जिस पर अब मुहर लग गई है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में देहरादून में रैली निकाली गई और दून वैली महानगर व्यापार मंडल की आक्रोश रैली। मुख्य बाजार के व्यापारी भारी संख्या में रैली में शामिल रहे। देहरादून के रेंजर ग्राउंड से ये रैली निकाली गई और इस दौरान बाजार में व्यापारियों की दुकान भी बंद रही। आक्रोश रैली पलटन बाजार से होते हुए लक्खीबाग, दर्शनी गेट, प्रिंस चौक होते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची, जहां पर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। से जो विधायक है केरला जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इस जन आक्रोश रैली में आए हैं और क्या कुछ इस समय उद्देश्य नजर आ रहा है। विधायक जी, आप लोग भी इस जन आक्रोश रैली में आए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे इससे समाप्त करने की बात करेंगे? 5 अगस्त से और वर्तमान तक लगातार बांग्लादेश में जब से शेख हसीना जी की सरकार को हटाया गया वहाँ पर, तब से यूनुस की सरकार के द्वारा लगातार हिंदू अल्पसंख्यक, बौद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज, हमारा सिख भाई हैं, वहाँ पर उनको बड़ा दमन अत्याचार किया जा रहा है। बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हमारे जो वहाँ पर मंदिर हैं, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और इस प्रकार का दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। आज आपने देखा, ये 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और एक तरफ हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और एक तरफ बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। तो आज ये आक्रोश रैली जो मार्च है, आप देखिए इसमें सभी भारतीय और सभी धर्मों को मानने वाले इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अगर हमारे अल्पसंख्यक भाई, हिंदू अल्पसंख्यक भाई जो बांग्लादेश के अंदर हैं, उनके खिलाफ अगर इस प्रकार दमनात्मक कार्रवाई की गई तो उसका मुकाबला किया जाएगा। और आप ये अपना विश्व का हिंदू समाज, अल्पसंख्यक समाज को जो है पूरे विश्व के देशों का समर्थन मिल रहा है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जी हो, चाहे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में विषयता हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मन हो, अन्य देशों से भी लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, ये इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और हमारी भारत सरकार भी इसके लिए लगी हुई है। अन्य देश के सोचिए प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कल आपने देखा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी भी जो वहाँ पर गए थे और लगातार बांग्लादेश की यूनुस उनसे भी मिले थे, वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी से भी मिले थे और इस प्रकार का जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है उसको रोकने के लिए भी लगातार हमारी सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। और ये आक्रोश का जो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आज इस रैली में आ रहे हैं और ये दिखाने के लिए कि इस प्रकार का अत्याचार, दमन और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो बांग्लादेश के अंदर आपने देखा, जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक अन्य समाज के लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अन्य सेवाओं में हैं, पुलिस बल में हैं, उनको जबरदस्ती उनको रिजाइन देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आज पूरा समाज, पूरा भारत, पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हो रखा है अपने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भाइयों की रक्षा के लिए। ये तो सब कुछ ठीक है, आप लोग कह रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी सब चीजों को लेकर मुद्दा बना रहा है। वो कह रहा है बात हिंदुओं की आती है, धर्म वाली पार्टियां चुप हो जाती है, क्यों नहीं अभी तक इन चीजों पर पहल हो पाती? देखिए, हमारी सरकार लगातार संपर्क में है। आप देख लीजिए, लगातार जितने भी एमपीसी हैं, जूता बात उनके साथ संपर्क हो रहा है। लगातार भारत सरकार को जो करना है वो कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। भारत सरकार को जो करना है वो बहुत अच्छा कर रही है और लगातार
बांग्लादेश की सरकार को लगातार चेताया जा रहा है कि ये गतियां ना करे, बार बार ये ना करे, और जो होगा वो बड़े स्तर पे जो भी करेंगे। लेकिन जब तक विपक्ष का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने तो उनकी से तो आप लोग सब जानते हैं, उनके कारण तो आज पूरा देश में क्या स्थितियाँ हुई हैं, तो आप सब लोग जानते हैं। हम लोग, हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और आज हम लोग इस आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में समाज का हर वर्ग, समाज के हर लोग, समाज का हर शहरी, हर क्षेत्र का लोग यहाँ पर इसमें आ रहा है, इस आक्रोश मार्च में आ रहा है। जी, लोगों के लिए क्या कुछ संदेश कहेंगे, क्या अपील करेंगे ताकि ये सब चीजें? देखिए, हम लोग सनातन में हमेशा ये सिखाया गया है, हम लोग विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, और हम हर चीज को शांति से चाहते हैं, हम हर जगह प्रेम से व्यवहार करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारा जो ये आक्रोश मार्च है, इसमें बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपने जो है अपना गुस्सा अपना दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है, लोग शांतिपूर्ण ढंग से बड़े अच्छे उससे व्यवस्थित तरीके से इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। ठीक है जी, बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं रंजस गांव में, सभी लोग जमा यहाँ से एक रैली के रूप में सभी लोग घंटाघर जाने का काम यहाँ से कर रहे हैं, वहां पर अपनी बातचीत रखेंगे। तो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाओं के खिलाफ महानगर कांग्रेस ने आज कड़ा विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने यह मांग की कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए और राजनीतिक दबाव बनाए। महानगर कांग्रेस ने यह साफ किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न और धार्मिक स्थलों पर हमलों को लेकर उनकी नाराजगी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे इन घटनाओं का कड़ा रुख अपनाना बेहद जरूरी है ताकि वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिल सके। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और केंद्र सरकार की भूमिका पर संशय है। केंद्र सरकार को राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दबाव बनाना चाहिए, और जो चीज़ें हो रही हैं इन पर इंटरफेरेंस करना चाहिए। तो इसी रोष को लेकर आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं केंद्र सरकार का, और साथ ही साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हम मांग करते हैं कि जो वहाँ हिंदू और अल्पसंख्यक हमारे बांग्लादेश में रह रहे हैं उनकी मदद होनी चाहिए, उन्हें उत्पीड़न उनका नहीं होना चाहिए, जो मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं इस चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें राजनीतिक दबाव बनाने की सख्त आवश्यकता है। तो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सहित अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने सरकार से 5 बिंदु पर काम करने की गुजारिश की है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्रेशर बनाए, और इसके अलावा बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरन धर्मांतरण, उनका अपहरण और हिंसा रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार प्रभावी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित की जाए जो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करे। ये आक्रोश आज दिखाई दे रहा है, किंतु ये आज का नहीं है। ये तब का है 1526 से, जब से आक्रांताओं ने हिंदुत्व का विनाश करना सुनिश्चित किया था। जिस देश में गए उस देश की सभ्यता को नष्ट कर दिया था। भारत में भी आए और भारत की सभ्यताएं भी इस प्रकार नष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया। हम नहीं चाहते कि भारत में कोई नया पाकिस्तान बने, भारत में कोई नया बांग्लादेश बने। इतने के लिए हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार का दायित्व है कि पूरे विश्व भर में कहीं पर भी हिंदू उत्पीड़न हो, हिंदू भारत का नागरिक है, क्योंकि एकमात्र राष्ट्र भारत ही है जो हिंदुओं का राष्ट्र है। तो पूरे विश्व का हिंदू हमारा हिंदू है, हमारा भाई है। तो उसके लिए सरकार को आगे आना ही पड़ेगा। जिस प्रकार इजराइल अपने नागरिकों के लिए आगे आता है या अमेरिका अपने नागरिकों के लिए आगे आता है, हम अपने नागरिकों की बात क्यों न करें। इतने के लिए ये सरकार तक बात पहुंचे, ये यूएन तक बात पहुंचे, और थोड़ा परिदृश्य से बदला है। ये पहली बार हुआ 100 वर्षों के इतिहास में कि यूनाइटेड नेशन ने पहली बार बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करी है। हिंदुओं की बात के मायने हैं, पहली बार हिंदू की बात हुई है, जबकि इससे पहले होलोकास्ट के नाम पर जो यहूदियों का जेनोसाइड हुआ, अथवा तो आर्मेनियन अथवा तो सर्बियन जो जेनोसाइड हुआ, उसकी बात पूरे विश्व भर में हुई। कितनी सारी मूवी बनी, कितनी सारी पिक्चरें बनी। लोग उस जेनोसाइड के बारे में जानते ही केवल इतना है कि यहूदियों को मारा गया हिटलर के द्वारा। किंतु जो हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है
पिछले 700-800 सालों से लगातार कम से कम 10 करोड़ हिंदू मारे जा चुके हैं, उनकी बात कोई नहीं करता है। आज वो समय आ गया कि हम अपनी बात करें, अपनी बात को मुखरता से सामने रखें। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि सचिवालय में शीतकालीन यात्रा और आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी आला अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है। महाकुंभ में उत्तराखंड का एक अलग से पंडाल सजेगा और उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता को इस पंडाल में दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी उत्तर प्रदेश में होने वाले कुंभ महोत्सव में अपने स्तर से सभी मदद जो है वो उपलब्ध करवाएगी और साथ ही राज्य में रहने वाले साधु संत और जितने भी आमजन हैं उनको सुविधा के अनुरूप उनके परिवहन की व्यवस्था कराई जाएगी उनके लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड की कार्य योजना के लिए पहले भी बैठक कर चुके हैं। कि माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत तीर्थयात्री हैं आराम से जाएं और अपने स्नान करें। तो प्रदेश में बीजेपी सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में कई ऐसे कामों को कर रही है जिससे न सिर्फ पहचान कायम रहे बल्कि उन कार्यों के जरिए युवाओं के पलायन को भी रोकने के लिए कोशिश की जाए। इस बात पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि रोजगार के अवसर देकर और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए बहुआयामी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें खास तौर पर होम स्टे के माध्यम से सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है ताकि पहाड़ों से पलायन को रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत ही अद्भुत काम किया है, जिससे आज पहाड़ों पर शिक्षा का स्तर सुधरा है, बेहतर हुआ है। धामी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र के चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरे लगन से काम कर रहे हैं। और जहां तक होम स्टे की बात कही आपने, चारधाम यात्रा की बात कही, क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र में जो रोजगार के साधन डेवलप होने चाहिए, उनके लिए लगातार उनका प्रयास रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी की में भी बात करें हम, तो 22,000 सरकारी नौकरियां उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को धामी जी के द्वारा दी जा चुकी है। उसके साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का काम या रोजगार बढ़ाने का काम और शरतकालीन चारधाम यात्रा को जो आज उन्होंने पहल की है, वो सराहनीय कदम है। और जो हमारे सनातन धर्म में और जो हमारी चारधाम यात्रा में आस्था रखते हैं, उनके लिए एक तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजना के तहत जनपद पौड़ी का मत्स्य विभाग लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है और इसी का परिणाम है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में पौड़ी लगातार विकास की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। एनसीडीसी योजना के जरिए जिले में 2 दर्जन से अधिक समूह द्वारा कम ब्याज दर पर लोन लेने के बाद मत्स्य पालन के क्षेत्र में जिले को आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी पौड़ी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि एनसीडीसी योजना के तहत बहुत ही आसान तरीके से काश्तकार को लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। एनसीडीसी इस वर्ष 24-25 से हमारे जनपद में गतिमान है और हमने अभी तक अलग अलग विकास खंडों में लगभग 8 प्राथमिक सोसाइटीज बना दी हैं। इस क्रम में हमारे थैलीसैंड में एक खासकार है रविंद्र सिंह, जिनकी फतके तोक स्वायत्त सहकारिता नाम की समिति है और उन्होंने इसके तहत क्लस्टर में फार्मिंग इनकी समिति ने शुरुआत की है।
और इस वर्ष का उत्पादन उनसे हमने जानकारी ली तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 9 कुंटल का उत्पादन हो गया, यद्यपि थोड़ा उसमें मोर्टेलिटी भी हुई और अभी भी उनके द्वारा लोकल बाजार में ही लगभग 250 से 300 की दर पे मछलियों को बेचा जा रहा है। दूसरी ओर इस योजना का फायदा ये है कि अगर लाभार्थी को अपना लाभार्थी अंश लगाने में दिक्कत हो रही है तो वो सीधे विभाग को अप्रोच कर रहा है और बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के विभाग उनको 9.75 की दर पे, ब्याज दर पे उनको लोन सरलता से उपलब्ध करा रहा है, जिसका वो प्रयोग अपनी योजना को पूर्ण करने में और योजना को और अच्छा करने में लगा सकते हैं। मत्स्य विभाग हमें पूरे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मत्स्य विभाग से मैं स्वयं से ही वर्क करता हूँ सर, और जब मुझे पता लगा कि मत्स्य विभाग से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है इस चीज़ के लिए, जो भी हमें फीड के लिए, सीड के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब यहाँ पर पैसा प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने कहा मैं लगातार कांटेक्ट में रहता हूँ यहाँ पर जो भी हमारे सर है। तो जब मैंने खुद स्वयं से काम किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे पता लगा तो मुझे मत्स्य विभाग से इसमें काफ़ी लाभ मिला है सर इस चीज़ के लिए, क्योंकि जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो जब रिटर्न उसकी जो रिटर्न आता था वो उतना मतलब बराबर पर आता था। तो जब मुझे मत्स्य विभाग से ही हेल्प मिली तो मेरे को उसका 50% का बेनिफिट मिल जाता था। तो उत्तराखंड में रविवार दोपहर से ही मौसम ने 360 डिग्री करवट ली और जिसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के धामों के अलावा हर्षिल, हेमकुंड साहिब, औली के साथ कुमाऊं मंडल में मनुष्यारी और बागेश्वर, नैनीताल की ऊंची चोटियां और रानीखेत मुक्तेश्वर में बर्फबारी हुई। सोमवार को टिहरी और मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दोपहर को भी वो हल्की ठंड देखने को मिली। मौसम विभाग ने मंगलवार को 12 जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी होने से मैदान में तापमान अचानक से गिर गया और सोमवार को अधिकतम तापमान में 7 और न्यूनतम तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जहां पर आप ये सफेद चादर के रूप में बर्फ देख रहे होंगे, जहां पर अचानक से मौसम ने करवट लिया और फिर ये अद्भुत तस्वीरें, अविस्मृत तस्वीरें हम आपको इस वक्त 4 अलग अलग दिखा रहे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले से मौसम विभाग ने कहा था कि जल्द ही बर्फबारी देखने को मिलेगी और अब ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सफेद चादर में ये चारों धाम ढक चुके हैं और बर्फबारी हो रही है और मौसम का नज़ारा, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कितनी बेहतरीन दिखाई दे रही हैं। हालांकि अचानक से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाना ये दर्शाता है कि किस तरह से अब ठंड जो है उत्तराखंड को अपनी चपेट में धीरे धीरे ले रहा है, तापमान गिरता जा रहा है। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो दून घाटी में शीतलहर के आगमन के साथ ही सर्दियों में बेघर लोगों के सर पर छत देने के लिए नगर निगम अब रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहा है। देहरादून के रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से तैयार कर ली गई हैं और चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही सभी रैन बसेरों में हर साल की तरह इस साल भी अलाव जलाने की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने यह बताया कि ठंडी के मौसम में कोई भी इंसान शेल्टर के अभाव में सड़कों पर रहने पर मजबूर नहीं होगा। उन लोगों के लिए नगर निगम सर्दियों में शेल्टर देने की तैयारी कर रहा है ताकि उन लोगों को ठंड से बचाया जा सके। देखिए, नगर निगम के जो 4 मुख्य रैन बसेरे हैं उनको हमने तैयार किया है। वहां पे बिस्तर, रजाई, गद्दे आदि हमने सारे क्रय कर लिए हैं। और जो व्यक्ति कहीं से भी राहगीर अगर हमें रास्ते में दिखता है या कोई इससे ठंड में है तो उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। और कल से ही हमने अलाव जलाना शुरू कर दिया है। आज 15 स्थानों पर हम अलाव जलाएंगे और आगे लगभग हमारे जो 51 स्थान चिन्हित हैं सभी जगह धीरे धीरे जैसी ठंड बढ़ेगी अलाव जलाने की कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम ने रैन बसेरों को पूर्ण रूप से तैयार किए हुए हैं। किसी प्रकार की जो भी व्यक्ति ठंडियों में बाहर रहे उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। कंबल इत्यादि वितरण की कार्रवाई भी नगर निगम की तरफ से की जाएगी।
तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लेलू में बन रहा बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने लेलू में स्थित श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा हॉल से जुड़े शेष लंबित कार्यों की जानकारी अधिकारियों और कार्यदायी संस्था से ली गई। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की ओर से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि बहुउद्देशीय हॉल में लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। तो वहीं दून घाटी में शीतलहर के आगमन के साथ ही सर्दियों में बेघर लोगों के सर पर छत देने के लिए नगर निगम अब रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहा है। देहरादून के रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।